नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो पॉलिटिकल साइंस की अपनी 3000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, उसमें आई थिंक हमने 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर रहे हैं हम। मैंने पहले जो वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसीज पे क्वेश्चन अपने लगाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आप जाके पूछ सकते हैं। और पेपर 1 में जिस बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है वो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है एप्लीकेशन पे हमने, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है कि पार्लियामेंट कम से कम सेशन 2 बार तो मिले। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या आएगा, 6 मंथ इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं जब कि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट सम्मन करता है। ठीक है, सम्मनिंग ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 35। हाँ, नहीं, 35 नहीं, 85। ठीक है, आर्टिकल 85 ध्यान रखना है। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो सेशन होते हैं उसमें एक टर्म आती है, एक तो आती है एडजोर्नमेंट और एक आती है आपकी एडजोर्नमेंट सिंडाई। ठीक है। ये क्या होता है कि जब भी कोई सेशन स्थगित करना होता है तो वो होता है कि भाई वो 1 घंटे के लिए हो गया, या 1 दिन के लिए हो गया, या 1 वीक के लिए हो गया। ठीक है, ऐसे हो सकता है। लेकिन यहां पे यदि कोई सेशन स्थगित करना है तो कोई विदाउट टाइम लिमिट के लिए स्थगित किया जाता है, विदाउट टाइम लिमिट। ठीक है। यदि इस वर्ड में क्या है कि जो टाइम लिमिट है वो थोड़ी बता दी जाती है कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। लेकिन एडजोर्नमेंट सिन डाई में क्या होता है कि कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की जाती उसमें कि कितने दिन के लिए स्थगित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना 6 मंथ आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन प्रिजाइड करता है, ज्वाइंट सीटिंग की बात कर रहा है। तो ज्वाइंट सीटिंग आते ही हमारा आर्टिकल क्या जाता है, आर्टिकल 108। ठीक है। और 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन इजी है लेकिन ऑप्शन ट्रिकी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कि जब भी ज्वाइंट सेशन की बात की जाती है, आर्टिकल 108। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कौन प्रिजाइड करेगा, कौन हेड करेगा। तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिखे स्पीकर, तो स्पीकर आएगा लोकसभा का। ठीक है। स्पीकर एब्सेंट है तो क्या आएगा, डेप्यूटी स्पीकर आएगा। ठीक है। और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो आएगा आपका डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इन सीक्वेंस कि जो ज्वाइंट सेशन होता है उसमें पहले स्पीकर आएगा, यदि वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, और वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे क्या है, अपना स्पीकर नहीं दिया हुआ और डेप्यूटी स्पीकर नहीं दिया हुआ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना ए सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस से कि कौन कौन इनको जो हेड करेगा इस जो ज्वाइंट सेशन को। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन नहीं आएगा। ठीक है, चेयरमैन चला जाता है सीधा वाइस प्रेसिडेंट पे। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ओके। ही परफॉर्म सर्टेन फंक्शन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि वो है तो नहीं लेकिन फिर भी, तो वो कौन कौन से है, तो वो डिजोल्व कर सकता है लोकसभा को। सही बात है। ही ऑर्डर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट वेर इन टर्म्स ही, जो बिल होते हैं उनको एसेंट देता है पार्लियामेंट के, तभी तो बिल क्या बनता है भाई, बिल तभी तो एक्ट बनेगा जब प्रेसिडेंट की क्या मिल जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी। बिल और एक्ट में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, बिल एक्ट तभी बनता है जहां प्रेसिडेंट की क्या मिल जाए, मंजूरी मिल जाए। तो अपना ये भी ठीक हो गया। और वो सम्मन करता है,
बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल कौन सा है 85, ठीक है। तो इसमें आपका 1 2, एक मिनट, 1 3 4 बी से ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो किसके साथ थोड़ी बहुत मैच खाती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यूएस से आएगा। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस है कि यूएस में मान लो प्रेसिडेंट किसी वजह से हट गया है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट उनको टेक ओवर कर लेते हैं और वो प्रेसिडेंट बने ही रहते हैं जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं होता। लेकिन इंडिया में अलग है। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कब तक रह सकता है, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स। इस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और उनको अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल रह गए, 3 साल रेगुलर रह गए, ऐसा नहीं है। 6 मंथ का मैक्सिमम गैप होता है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रह सकता है। ये आपका बेसिक डिफरेंस है किसमें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से, किस लिए, प्रेसिडेंट ऑफ, जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसके इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा वीवी गिरी आएगा, ठीक है। और ये कब की बात है आपका, 1969 की बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1969 की बात है ये, तब इन्होंने रिजाइन दिया था और जो इलेक्शन थे प्रेसिडेंट के उसको कंडक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि एजेंडा ऑफ मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है, ये कौन सेट करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा प्राइम मिनिस्टर आएगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 74 किसके बारे में बात करता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है आपका, ठीक है। और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती हैं, ये होती है लोकसभा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिवली पावर पूछ रहा है। मतलब इस वर्ड का मतलब यही है कि जहां पे राज्यसभा का कोई काम नहीं है, जो कंप्लीट पावर किसके हाथ में है, आपका लोकसभा के हाथ में है। तो इसमें कौन सा आएगा, तो कौन सी विशेष शक्तियां, मतलब जहां पे राज्यसभा को कोई रूम ना दिया गया हो। तो इंट्रोड्यूस मनी बिल। तो मनी बिल का जब भी हम देखते हैं तो आर्टिकल क्या आता है मनी बिल का, आर्टिकल 110, ठीक है। और क्या है कि इसमें क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जब भी मनी बिल जाता है, तो मनी बिल जब भी एक्ट बनेगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट से एसेंट लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो मंजूरी किस हिसाब से दे सकता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि या तो वो एसेंट दे सकता है, ठीक है, या मंजूरी को विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है वो रिटर्न नहीं कर सकता इसको, रिकंसिडरेशन के लिए इसको रिटर्न नहीं कर सकता। मनी बिल की एक खास बात है कि मनी बिल के लिए जब भी मंजूरी मांगी जाएगी प्रेसिडेंट से, तो या तो वो मंजूरी देंगे या उसको रोक लेंगे, विद होल्ड कर लेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो मनी बिल का आर्टिकल 110 ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ये पावर किसके पास है, ये आपकी लोकसभा के पास है। तो ये अपना एक्सक्लूसिव पावर होगी, ठीक है। टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों चाहिए, गलत हो गया। टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जब भी बात की, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में दोनों हाउस आपके चाहिए, तो 1 और 3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। जब भी हम बात करते हैं अपना, तो इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव उस टाइम पे गवर्नमेंट 1976 ने किए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इतने अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, ठीक है। तो ये कहता है कि एडिशनल, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे तो ये किसको प्रमोट करती है, ये आपका सोशो इकोनॉमिक
डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और आपके फंडामेंटल राइट्स किसको प्रमोट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आपके प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम देखते हैं कि किस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किस किस जो अमेंडमेंट है, चाहे वो 42nd अमेंडमेंट हो गया आपका 1976 का, 44 अमेंडमेंट हो गया 1978 का, या फिर 86 अमेंडमेंट हो गया आपका 2002 का, तो इन सभी ने क्या क्या चेंजेस किए। एक 97 अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का। तो ये 4 अमेंडमेंट एक्ट है जिन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में चेंजेस किए थे। तो वो कौन कौन से देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जब हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका 1976, तो इसने क्या क्या चेंजेस किए थे आपके डीपीएसपी में? इसने आर्टिकल 39 में चेंज किया था, 39A, 43A एंड 48A, जिसमें ज्यादातर ए आएगा, उसको डायरेक्ट ऐसे रिलेट कर सकते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आर्टिकल 39 में क्या था अपना? इसमें था चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। आर्टिकल 39A में क्या था कि फ्री एंड इक्वल जस्टिस के बारे में बात करता है वो, कि गरीब और अमीर हो सभी को इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है, और अमीर जो गरीब है उनकी हेल्प की जाएगी। और 43A में क्या है? 43A में था कि जो वर्कर की पार्टिसिपेशन है, वर्कर पार्टिसिपेशन है कहाँ? इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में बात करता है ये, ठीक है। और 48A क्या करता है आपका? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। तो ये सभी चेंजेस आपके डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में चेंज किसने किए थे? आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने। तो इसमें देख लेते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये अपना ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी अपना ठीक है। और फ्री लीगल एड फॉर पुअर, 39A, ये भी अपना ठीक है, ठीक है। तो 134 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, तो इसका जो सही आंसर सी ये आएगा। बाकी और देख लेते हैं हम। इसके अलावा 44 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या चेंजेस किए थे आपके डीपीएसपी में? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसने एक ही चेंज किया था आपका, वो चेंज किया था आर्टिकल 38 में। क्या चेंज किया था? इन्होंने किया था कि मिनिमाइज करना, क्या मिनिमाइज करना? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी किस में? इनकम में, ठीक है, स्टेटस में और फैसिलिटीज में एंड अपॉर्चुनिटीज में। तो ये आपका आएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो जैसे आपको याद कैसे रखना है कि 44 में ज्यादा है, ठीक है। तो 44 के यदि आपके याद भी नहीं रहते, नहीं 42nd में ज्यादा है, अमेंडमेंट एक्ट ने जो चेंजेस किए थे डीपीएसपी में वो ज्यादा है, तो वो यदि याद भी नहीं रहते, लेकिन 44 का तो याद रह सकता है, मिनिमाइज इनइक्वालिटी। तो इसका इस पे ये किस पे जाएगा? आपका 44 पे जाएगा। बाकी दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम करेंगे, उसके सिंगल सिंगल उन्होंने चेंजेस किए थे, वो याद रख लो। तो ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी यदि आपके 42nd के भी ज्यादा आपके याद नहीं रहते हैं तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अलावा कौन सा है अपना? 86th अमेंडमेंट एक्ट है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 का। इसने क्या किया था? फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के बारे में बात करता है ये, ठीक है। और इसने कौन से डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में चेंज किया था? वो था आर्टिकल आपका 45, ठीक है, जिसमें 6 साल तक के बच्चे की केयर एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन के बारे में बात करता है। अब एक है आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का। ये कौन सा आर्टिकल ऐड करता है? आपका 43B। और इसमें क्या है आपकी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। तो आपका 43B 97 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सिंगल सिंगल है, ये तो आपके याद रह सकते हैं। यदि 42nd के याद नहीं रहते हैं तो आपके, तो इस ये याद रहेंगे तो आपको जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने में आसानी मिलेगी। इसका जो सही आंसर सी आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि
कि द क्वेश्चन कि प्रश्न यह है कि यदि है तो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सलाह दी गई है तो इसके बारे में कहाँ इंक्वायरी हो सकती है। तो किसी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना आपका हाई कोर्ट में, कहीं नहीं होगी, ना ही आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ए सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1978, अच्छा 1978 के बारे में जब भी बात कर रहा है तो मतलब अपना क्या है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का है, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब का है, 1976 का है, ठीक है। तो रिक्वायर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट अकॉर्डिंग्स टू द कलेक्टिव एडवाइस ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, तो यही आंसर आएगा, ए सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि एट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्ट किससे करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी से ही आंसर आएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर में प्रेसिडेंट प्लस आपका इलेक्शन कमीशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इफ द यूनियन गवर्नमेंट इंडिया इश्यू ए डायरेक्टिव टू ए पर्टिकुलर स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट टू इंट्रोड्यूस फ्री कंपलसरी एजुकेशन, अच्छा किसी स्टेट में फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रही है और काउ स्लॉटर उसको रोकने की बात कर रही है और प्रोहिबिशन ऑफ लिकर मतलब दारू वगैरह बंद करने की बात कर रही है आर्टिकल 47, और स्टेट इस सभी को अपने उसमें अप्लाई करने से मना कर देता है, ठीक है। तो वहां पे क्या लागू होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन स्पेशल ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट कैन पास ए लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ रिलेक्टेंट स्टेट, आर्टिकल 365 कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द कंसर्न स्टेट। हाँ, तो ए सही आंसर आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट हो गया, रेलवेज हो गया, इसके रिगार्डिंग यदि चेंजेस करने से स्टेट मना कर देता है तो आपका क्या आएगा, आपका आर्टिकल 365 आपका एक्टिवेट हो सकता है, कैन बी इन्वोक्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है लोक के बारे में, अच्छा कहाँ से क्वेश्चन डाल दिए कि लोक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करता है। तो पॉलिटिकल ये तो नहीं आएगा क्योंकि लोक को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। तो क्या आएगा, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल नहीं होगा, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, सी सही आंसर आएगा। वैसे भी यदि आपको नहीं भी पता है तो यदि ये भी पता है कि फादर को लोग को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि टू बी रिकॉग्नाइज की नेशनल पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को कितने, पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसमें कितने वोट चाहिए होते हैं। तो यदि मान लो डेटा आपको नहीं पता इस क्वेश्चन, ठीक है, आपको करना क्या है कि 25% ऑफ वैलिड वोट्स इन वन स्टेट, तो क्या इतना ज्यादा वोट परसेंट इतना पॉसिबल है किसी पार्टी के लिए, ठीक है, नहीं हो सकता 25%। तो ऐसे ही 15% भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, मान लो एक स्टेट में पॉपुलेशन 100 मान लेते हैं, वोटिंग कितनी होती है मैक्स टू मैक्स, 50% होती है, 54% होती है, 60% मैक्स टू मैक्स होती है, उसी का 25% चंक या 15% या 10% चंक तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना बी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहे विच ऑफ द सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट टुवर्ड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात जब भी हम करते हैं तो अपने दिमाग में आना चाहिए आर्टिकल 51, ठीक है। जब भी हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें क्या आएगा आपका आर्टिकल 36 से डीपीएसपी कहाँ तक है, 51 तक, और 51 ए में क्या आ जाता है आपका, ड्यूटीज आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50 भी इसका इंपॉर्टेंट है, 51 तो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। आर्टिकल 50 में क्या है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन की बात करता है, इन दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, क्रेमबल इमरजेंसी प्रोविजन फंड, नहीं डीपीएसपी आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर सही है,
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है तो कैबिनेट और विदाउट कैबिनेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, बहुत सही है ये चीज। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि लोकल गवर्नमेंट विद नो ओरिजिनल पावर, ये भी बात ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना ए सही आंसर आएगा। 1 2 3 नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट कहाँ इन्वॉल्व हुआ था, तो अपना क्या आएगा, ब्रिटेन से ही आएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। यूएस से हमने क्या क्या लिए हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। और क्या आ गया आपका, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप याद आते हैं अभी एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेम्बल हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, और क्या, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कौन से आपके केस के थ्रू डाला गया था, वो इंदिरा गांधी जो केस था 1975 का, बेसिक फीचर के थ्रू, बेसिक फीचर में जुडिशियल रिव्यू को डाला गया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेम्बल हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया। ये सारे ही हमने कहाँ से लिए हैं, आपके यूएसए से लिए हैं। ब्रिटेन से बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपका क्या लिया जाता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, 5 जो अपने रिट्स हैं उसके बारे में, टोटल कितनी है, 5 है, ठीक है। रिट्स हमने यहाँ से ली है। और क्या लिया है यहाँ से, ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रिट्स हो गया, ठीक है। कनाडा से क्या है, फेडरेशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने लिया है। और जो रेजिडरी पावर हैं, जो मैंने क्या बताई थी, साइबर लॉज के रिगार्डिंग होगी, आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग होगी, ये सारी रेजिडरी पावर होती है। ये किसके पास होती है, अपने यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ना कि स्टेट के पास। स्टेट के पास कहाँ पे होती है, यूएस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कैबिनेट वाज फर्स्ट टाइम अकॉर्डेड लीगल रिकॉग्निशन इन ब्रिटेन, कौन से ईयर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, 1937 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि रियल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहा है, जब भी रियल आएगा तो होगा डी फैक्टो, और नॉमिनल आएगा तो आपका आएगा डी जोर वर्ड, यहाँ पे नॉमिनल को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इसका रियल पावर के बारे में बात कर रहा है तो अपना बी प्राइम मिनिस्टर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपना कहाँ पे दिखाई देता है, आपका डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, ठीक है। तो ए फुल इगैलिटेरियन स्टेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो गलत हो गया। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी गलत हो गया। सिस्टम विच कंबाइंस राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी विद स्टेट इंटरवेंशन सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड, डी से आंसर आएगा वेलफेयर स्टेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, यदि वेलफेयर स्टेट में बात की जाए तो आपके क्या आते हैं, मॉडर्न लिबरल आते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहला चेहरा क्या देखने को मिलता है, आपका टीएच ग्रीन, ठीक है, थिंकर की बात करें तो। इसमें आपसे पूछ रहा है ए पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ कैबिनेट, अच्छा, मतलब कैबिनेट का मेंबर तो बना दिया है, लेकिन उसको कितना टाइम पीरियड मिलता है, कि या तो उसको, यदि मान लो लोकसभा में इलेक्शन लड़ा है वो, ठीक है, फिर हार गया, और लेकिन फिर भी उसको क्या बना दिया, मेंबर बना दिया, तो उसको क्या करो, या तो राज्यसभा में नॉमिनेट करो। तो इसका गैप ईयर कितना मिलता है आपको, 6 मंथ मिलता है। इसका जो सही आंसर आएगा बी आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रॉन्गली लिस्टेड पूछ रहा है कि कौन कौन सा आएगा। ही प्रिजाइड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। ही प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, ही कोऑर्डिनेट वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। और ही चेयर मीटिंग ऑफ वेरियस स्टैंडिंग एंड एड हॉक कमिटीज, नो, डी से आंसर आएगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। इसमें पूछ रहा है कि हु आर नॉट ए मेंबर ऑफ, अच्छा, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ, आपका क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? आपका क्या आ गया? एक तो हो गया इलेक्टेड, एक तो सभी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और यदि स्टेट की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ही इलेक्टेड मेंबर आपके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई वर्क नहीं है, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद का कोई वर्क है, विधानसभा का वर्क है जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के काम करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ गई, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं, आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये ठीक है, आर नोट मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, मेंबर ऑफ असेंबलीज ऑफ यूनियन, मेंबर ऑफ असेंबलीज नहीं, सी सही आंसर आएगा इसका। इलेक्टेड मेंबर ऑफ यहाँ पे आ सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये बता दिया, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसके अलावा जब हम देखते हैं, एक दो आर्टिकल बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आपके। एक तो आ गया अपना क्या, आर्टिकल 75, जिसमें क्या बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके, किसके, लोकसभा के, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो यदि आर्टिकल 61 के बारे में बात करूं तो यहाँ क्या आता है, इम्पीचमेंट, कि उनको हटाने की बात, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाती है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर ऑफ प्रेसिडेंट रिगार्ड टू द पार्लियामेंट, अच्छा, ये हमने देखा था कि सम्मन करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। और सम्मन कौन से आर्टिकल में करता है, अपना आता है आर्टिकल 85, ठीक है। एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को एड्रेस कौन करता है, आपका या तो स्पीकर होगा या डेप्यूटी स्पीकर आएगा यदि ये एब्सेंट है तो, और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो आपका क्या आएगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये आपको विद सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर एब्सेंट होंगे। तो कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पावर रिगार्डेड, एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज, ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है वो, ज्वाइंट सेशन की बात कर रहा है, कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द, ए से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ, ये मैंने बताया था कि यही डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, कि यहाँ पे यदि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपका क्या होगा, 6 मंथ तक वो बन सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जल्दी से जल्दी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे और एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि 2 साल 5 साल का टेन्योर है, 2 साल के लिए यदि हट गए तो 3 साल तक वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है कि कब टिल ही रिमेन एमपी एंड लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, सी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, पीछे वाला हो गया, हाँ। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या क्या बताई गई है अपनी। ही मस्ट बी एक्ट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पार्टिसिपेट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए पीरियड, ही मस्ट बी प्रैक्टिस्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट 10 ईयर, हाँ ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बी और सी से आंसर आएगा। नेक्स्ट,
फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है कि ये कब सस्पेंड किए जा सकते हैं। ओनली प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट तो नहीं है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा बेसिक फीचर जो है उसको अमेंड ना करे पार्लियामेंट, ठीक है। और जुडिशियल डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी पे कुछ आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इनमें कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। रिटर्निंग ए लेजिस्लेटिव बिल फॉर रिकंसिडरेशन, बिल्कुल वापस कर सकता है। रिटर्निंग ऑफ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा समनिंग। एक तो ये है कि जब भी मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में जब भी बात आएगी ना, तो या तो उसमें वो क्या करेंगे, जो अपनी एसेंट है मंजूरी है, या तो वो देंगे या करेंगे विद होल्ड, रोक लेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न नहीं कर सकते, रोक सकते हैं या देंगे अपनी मंजूरी। तो बी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाई। अब यहाँ पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मतलब क्या है, आपका वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो क्या हुआ कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका डी से आंसर आएगा। यहाँ पे स्टेट का कोई चक्कर नहीं रहता है, ठीक है। स्टेट का जो आपका चक्कर रहता है वो आपका रहता है कि इसमें जो आपका जो स्टेट का रहता है वो किस में रहता है, आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाती है। वहां पे काउंसिल का कोई चक्कर नहीं रहता है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, अभी रिट्स के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, 5 रिट है। और कहाँ से ली थी हमने, ब्रिटेन से। जुडिशियल रिव्यू बॉडी टू फ्री ए पर्सन हु हैज बीन इलीगली डिटेन्ड। अच्छा, कि वो कौन से रिट है जैसे व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए, तो इसमें क्या आएगा, हैबियस कॉर्पस। ये क्या है, लैटिन वर्ड है एक तो, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, इसका ये मतलब होता है आपका। और क्या है, जब भी हम क्यू वारंटो की बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। और मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ये काफी बार डायरेक्ट मीनिंग आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है आपका टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। और आपका ये मैंने बता ही दिया, आपका टू हैव द बॉडी ऑफ, ये आपको सभी मीनिंग आपके पता होने चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन का टू प्रोहिबिट, उसका तो सीधा सीधा मीनिंग है, लेकिन इनके मीनिंग आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि क्यों वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, की किस अथॉरिटी से आपने जो ये ऑफिस की जो कमान ली है उसके बारे में बात करता है। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप काम कर रहे हैं, किस टाइप से वो काम कर रहे हैं, तो कमांड की बात कर रहा है, वी कमांड। इसमें टू सर्टिफाइड है और इसमें टू हैव द बॉडी ऑफ। नेक्स्ट, जैसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टीपल प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है। स्टेट्स नोट एम्पायर टू इनिशिएट, हाँ ये ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि यूएसए की बात करूं मैं, तो यूएसए में क्या है, जो स्टेट्स है वो इनिशिएट कर सकते हैं अमेंडमेंट के प्रोसीजर को, ठीक है। ये ठीक है, 1 2 अपना ठीक है। सर्टेन अमेंडमेंट्स हैव पास्ड जस्ट बाई स्टेट, नहीं ऐसा थोड़ी है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट टू सोल्व द डिस्प्यूट, देख ये भी है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं रखी जा सकती, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट अपनी गलत है। तो अपना 1 2 अपना क्या आएगा, सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो अभी हमने देखे थे कि ओरिजिनली प्रोवाइड नहीं किए गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो सिटीजन राइट टू एडवोकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, फ्री एंड लीगल एड आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू था, मैंने अभी बताया था आपको।
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, हाँ ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन का पार्ट हो गया वैसे तो ये 21A, ठीक है। और क्या आ गया आपका, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, तो ये आपका आर्टिकल क्या आएगा आपका 48, ठीक है। तो ओरिजिनली फ्री लीगल एड, बी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट एक्सरसाइज पावर प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्टेट, यदि भारत का राष्ट्रपति कला के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, आर्टिकल कौन सा 356 के बारे में, इमरजेंसी में आपके 352, 356, 360 और इसके ही रिगार्डिंग 365, ये आर्टिकल काम कर दे। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसोल्व, आर्टिकल 19 सस्पेंड इन द स्टेट पार्लियामेंट अज्यूम द पावर ऑफ द सब्जेक्ट इन द स्टेट, सी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि नॉन मनी बिल passed by the parliament written by the president to the parliament for reconsideration, अब यहीं पे मनी बिल होता तो क्या होता, प्रेसिडेंट आपका वापस नहीं कर सकता उसको, या तो उसे मंजूरी देनी पड़ेगी या उस मंजूरी को विदहोल्ड रोक सकता है, वापस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे नॉन मनी बिल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो वापस भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। अब क्या है कि इफ इट पास्ड वंस अगेन बाय द पार्लियामेंट विदाउट एनी चेंज, अब क्या होता है, अब प्रेसिडेंट की मजबूरी हो जाती है कि उन्हें मंजूरी देनी पड़ेगी। द प्रेसिडेंट कैन अगेन विद होल्ड हिज एसेंट, बिल इज ऑटोमेटिकली लैप्स, बिल इज रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या है कि जब दोबारा, जब मान लो एक बार प्रेसिडेंट के पास बिल आया, नॉन मनी बिल है, ठीक है, तो मंजूरी के लिए उसने ना तो विद होल्ड किया ना ही उसकी मंजूरी दी, उसको रिटर्न दे दिया कि इसको रिकंसिडर करो। दोबारा पार्लियामेंट में बिना चेंज किए उसमें रिकंसिडर करके वो बिल दोबारा से पास होकर दोबारा मंजूरी के लिए आपके प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, फिर प्रेसिडेंट की मजबूरी हो जाती है कि उसे एसेंट मंजूरी देनी ही पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर डी आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वेलफेयर स्टेट का ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ठीक है, यहाँ पे यदि पॉलिटिकल डाल देगा तो वो गलत हो जाएगी वो स्टेटमेंट, क्योंकि ये किससे रिलेट करता है, आपका फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। रिलीजियस स्टेट नहीं, ये गलत है आपका। सेक्युलर स्टेट तो ठीक है, बी सी से ही आंसर आएगा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी से एड्रेस द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कैन द समवन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन सेंड द मैसेज आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, can summon the house of parliament but cannot send message either house, can send the message and can send the either house of the parliament and can summon the house of parliament, cannot send message either house of parliament, और ये तो है नहीं। द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैन एड्रेस बोथ द हाउस, हाँ एड्रेस कर सकता है, ए सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि उपाधियां देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो एक तो आर्टिकल से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड आपका क्या है, आर्टिकल 18 है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सर के वगैरह ये ऐसे टाइटल मिलते हैं, और यदि ये किसी को मिले भी गए तो मंजूरी किससे लेनी पड़ेगी, आपके प्रेसिडेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी किसकी है कि अवॉइड द टाइटल परमानेंट मेंबर असेंबली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, किसने रिफ्यूज कर दिया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा के एम मुंशी, ए से आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट ए स्टैंडिंग कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी बिल्कुल है, एस्टिमेट कमेटी है, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नहीं है, ई से आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, नॉट नेसेसरी पूछ रहा है। Dissolution of state legislative assembly, remove the council of ministry in the state, dissolution of local bodies, take over state and by the union government, नहीं है। Not a consequence in proclamation, dissolution of state legislative assembly, president rule,
डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, हाँ ये हो सकता है। 3, टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्टर बाय द यूनियन गवर्नमेंट, टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, हाँ वहाँ पे लोकल बॉडीज को यदि स्टेट में हटा दिया जाए तो क्या आएगा? डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, की बंधन का एक नया चार्टर है। तो ये जो बेसिक है, आपके जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि बिटवीन 15 अगस्त 19 कंट्री बिकेम ए फ्री एंड 26 जनवरी डिक्लेयर इटसेल्फ ए डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक। अच्छा, गवर्नमेंट फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ, तो मतलब उसके बारे में बात करता है कि बीच में देश के आज़ाद हुआ है, 26 जनवरी तक उसे खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट आपका बी, एक्ट 1947 का। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज डिफाइंड फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसका जो सही आंसर आएगा यूके ए। नेक्स्ट, इंडियन फेडरेशन, जब भी मैं फेडरेशन वर्ड की बात करता हूँ तो एक तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं कहीं डिफाइन, लेकिन फिर भी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो अपना क्या आंसर आता है? कनाडा, बी। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से मैंने काफ़ी बार बताया है, जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे दो चीज़ें मिलके काम करेंगी, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यहाँ पे दो कंट्रियों के बीच में ट्रेड हो सकता है। आएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे दोनों जो वर्क जो काम करने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं, वो स्टेट के भी होंगे और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन के भी होंगे। ठीक है, और क्या आएगा आपका? ज्वाइंट सिटिंग और बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पार्लियामेंट अपोजिशन इन ब्रिटेन अकॉर्डिंग। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर आएगा अनरिकॉग्नाइज, ठीक है, परमानेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव 1/4 इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, फीचर पूछ रहा है कि प्रेजेंट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, द फीचर विच आर प्रेजेंट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फिक्स टेन्योर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर आएगा डी, सही आंसर आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर ये एक पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, बट लैकिंग इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अच्छा अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, एक मिनट, डिस्टिंग बिटवीन रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फिक्स टेन्योर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द, ए से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जब भी ये बात की जाएगी तो आएगा अपना राज्यसभा। राज्यसभा इसको कितने 2/3 मेजोरिटी से इनिशिएट करे तब ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया जा सकता है। और आर्टिकल कौन सा है? 303(1)(2), 312 इसका आर्टिकल है। ठीक है, तो राज्यसभा आएगा, ये सही आंसर है। ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में ये भी सिंपल मेजोरिटी भी आपका दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो स्पेशल मेजोरिटी आएगा। ठीक है, तो 950 क्वेश्चन अपने पीछे वाला देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या पूछ रहा है इनमें? यह विशेषता जो राष्ट्रपति प्रणाली के मौजूद है लेकिन संसदीय प्रणाली का अभाव है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बिटवीन रियल एंड नॉमिनल। अच्छा, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में ये तो है,
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर फिक्स, हाँ तो ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, अपने 950 क्वेश्चन हमने कंप्लीट हो गए, कल अपने 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो जो बच्चे जो आपके साथी जो यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा उन सभी के साथ आप ये शेयर कर सकते हो। ऐसा ही कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे और एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।